अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को लेके बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये बोल रहे हैं कि भैया आपके पास एक अरेंजमेंट है इस तरीके की, आप हमें ऐसा करो, इसकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो बता दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कि ठीक है मैं बता दूंगा इसको, लेकिन मैंने कुछ इसके लिए अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किए हैं। कैसे, मैंने मतलब कुछ एजम्पशंस लिए हैं, मतलब कुछ अरेंजमेंट लिखी है मैंने। एक ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और ये तो बीच से लाइन जो है वो हाफ हाफ डिवाइड कर ही रही है, कलर चेंज कर लेते हैं, डिवाइड कर ही रही है। मैंने बोला कि भाई ये जो इतनी लेंथ जो है वो वाई रहेगी, और ये जो इतनी लेंथ है ये तुम्हारी ए रहेगी। मैं इसको बी मान लिया है। और ये जो वेरी कर रही है टाइम टू टाइम, इसको मैंने वाई मान लिया है। और ये जो लेंथ पूरी है ये तो एल गिवन ही है। ठीक है भाई, समझ गया। तो इस तरीके से मैंने मान लिया है। अब फिर मैं बाद में इसमें लगाऊंगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो वो क्या कहता है कि बी माइनस ए, यानी कि ये वाली लेंथ, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय कोई भी इंस्टेंट की लेंथ। समझ रहे हो ना, कोई भी इंस्टेंट, मतलब ये मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, यानी कि बी माइनस ए डिवाइडेड बाय लेंथ विल बी इक्वल टू किसी भी इंस्टेंट की लेंथ डिवाइड बाय किसी भी इंस्टेंट की ये वाली लेंथ। समझ गया। तो इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी। तो देखो किस तरीके से अप्रोच रहेगी हमारी। एक बार मैं पेन वापस से वैसे ही कर लेता हूँ। मैंने क्या करा है, सबसे पहले आर की वैल्यू निकाली है, जो मेरा हर पॉइंट पे जो वैल्यू चेंज होती रहेगी वो मैंने निकाली है। तो मुझे पता चला कि वाई प्लस ये जो फिक्स वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट समझो मैं करना क्यों चाह रहा हूँ ये, ताकि मुझे एक वेरिएबल मिल जाए जिसको मैं इंटीग्रेट कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ से ये जो लेंथ मैं इंटीग्रेट करूँगा ये मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर ये बेस सेम मुझे मिल जाएगा फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊँगा आसानी से। तो ये मेरा था एम, इसलिए मैंने ऐसा करा है। आर लिख लिया, उसके बाद मैंने एरिया लिख लिया, क्योंकि मुझे पता ही है मुझे एरिया की फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ही रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया हो गया, एल तुम्हारे डी एक्स हो गया। अब दिक्कत क्या हुई, अब दिक्कत ये हुई कि भाई हमारे फॉर्मूले में तो वेरिएबल वाई है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स, हम इसी तरफ तो जा रहे हैं तो डी एक्स ही तो लिखेंगे। तो अब हम क्या करें, अब मैं वही जो अभी मैंने बताया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से मैं क्या करूँगा, या तो मैं वाई चेंज कर दूँ या फिर मैं डी एक्स चेंज कर दूँ। अब भाई तुम खुद बताओ, ये वाई चेंज करना आसान है या फिर ये डी एक्स। तुम कहोगे यही वाला डी एक्स चेंज करना आसान है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुम ये चेंज करोगे, जैसे ही तुम इसको चेंज करोगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ, जैसे ही तुम इसको चेंज करोगे फिर क्या होगा, फिर देखो ये मैंने इसकी वैल्यू डाली है यहाँ से, ये आ गई, और फिर कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिए टर्म, और उसके बाद में मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल ये वाला फार्मूला लगाया है और कुछ नहीं करा है, और फिर मैंने ये करके इसको इंटीग्रेट करा और फिर मेरा आंसर आ गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ख़त्म। अब इस टाइप के 3-4 सवाल मैं अभी कराऊंगा। अब देख लो ये किस तरीके के सवाल है, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर हर उसमें, हर मतलब क्या बोलते हैं, हर ब्लॉक में हाफ को हो गया है। तो इसमें जो v है तो इसमें v/2 है, इसमें v/4 है, इसमें v/8 है। तो ठीक है भाई, समझ गया, समझ गया। अब मुझे क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। देखो R1, R1, अरे R1 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 R2 R2 R2, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मुझे एक बात पता है कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर जो करंट जा रहा होगा वो इसके और इसके समेशन के इक्वल है। ये देखो मैंने ये लिखा है सिचुएशन। तो फिर मैंने वही पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, मतलब करंट की, मतलब करंट का एक्सप्रेशन लिखा। उसके बाद में मैंने अपनी काटाकूटी बचा दी और फिर मुझे एक रिलेशन मिल जाएगा ये वाला, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। बहुत सरल सवाल था, बहुत ही ज़्यादा सरल। एक और देख लेते हैं, ये भी सरल क्वेश्चन है, एकदम क्वाड्रेटिक बन रही है इसमें। इसमें क्या है, मुझे आर इफेक्टिव निकालना है और ये इनफाइनाइट तक सीरीज़ हमारी चल रही है। तो मैंने क्या करा भाई, एक बात बताओ, अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो अगर मैं इसमें से एक टुकड़ा काट लूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि समुद्र में से एक मग्गा पानी निकालो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वही मैंने करा। मैंने क्या करा, मैंने इस अरेंजमेंट में मैंने क्या करा, ये जो अरेंजमेंट मेरी ऑलरेडी है इसके आगे की मैंने काट दी। तो मैंने इसकी काट के जो लिखा है वो उसको मैंने एक्स लिखा है, और यही मेरा आंसर भी होने वाला है। ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्स होने वाला है। तो यहाँ पर तो एक्स है ही। तो मैंने क्या करा,
इस वाले का जो बन के आएगा उसका एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या होगा, आर एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स हो गया, और फिर उसके बाद में आर जोड़ दो क्योंकि सीरीज में है, और ये किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। ये वाली इक्वेशन बनाओगे, ये वाली इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के रूट्स तुम्हारे ये हैं, ये देखो। और यहाँ पर जो प्लस माइनस लिख के आ रहा है, ये जो प्लस माइनस लिख के आ रहा है, इसमें क्या करना है, हम हमेशा प्लस वाले को ही लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है, समझ गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आगे वाले में बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें भी हमसे आर इफेक्टिव पूछ रहे हैं ए बी के बीच में। अब ये क्या, मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई ये डबल होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, डबल होता चला जा रहा है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कि ठीक है भैया, ये है हमारा कुछ सिस्टम। मैं क्या करता हूँ, आगे वाला पोर्शन काट के यहाँ पर इस बार 2x लिख देता हूँ, और ये जो वैल्यू आ रही होगी ये इस बार आ रही होगी x तुम्हारी। इस तरीके से मैंने माना है, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने माना है। वही मैंने करा है, आर आर मतलब यहाँ पर 2x लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर x लिख दिया जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था। तो फिर मैंने फिर वही इक्वेशन लगाई है, ये आ गया तुम्हारा 2x, आर की लगा दी, फिर सीरीज में लगा दिया, फिर इक्वल टू x लिख दिया, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे इस टाइप के। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन ज़्यादा आ नहीं रहे हैं आजकल, लेकिन तब भी चलो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसमें क्या है, देखते हैं भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमसे ये पूछ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम दोबारा। अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, हॉलो है और स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द इनर एंड आउटर शेल। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है ड्यू टू विच द करंट फ्लोज रेडियली। अब बताना है इसमें से क्या होगा। तो मैं सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लिखूंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला वो लिखना है जिसमें ये चीज़ें जो हैं वो गिवन हो। तो तुम्हें एरिया गिवन है, तुम्हें पोटेंशियल गिवन है, तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे में आना चाहिए आई इक्वल्स टू एन ई ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, और हमारे में क्या कांस्टेंट नहीं है, एक सेकेंड, कुछ तो कांस्टेंट नहीं है, एरिया है, ये एरिया है। तो ये एरिया भी चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। ये दोनों पास पास में लिखे हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे ही एरिया बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मैं देखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस रेडिली आउटवर्ड, नहीं, एरिया बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। बस तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था, बस फार्मूला बेस्ड था। बस इसमें एक चीज़ काम की बात ये है कि आपको यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है, एन ई ए वी डी, सॉरी ई ई टाउ बाई एम जो लगाते हैं वो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे टाउ के बारे में जानकारी है, ना मास के बारे में है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी है। समझ रहा हो ना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मतलब समझ जाओ, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम लग जाएगा। नहीं तो तुम इसका फार्मूला लिख सकते हो ई डॉट डी ए करके, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है, इसमें यही चीज़ देखने वाली है कि बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। मुझे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता है। फॉर्मूला क्या कहता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + α dt। अब जैसे डी टी बच्चों को ने देखा, वो एकदम पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं 100 - 50, यहाँ पर 50 लिख दो और आंसर आ जाएगा। जबकि ये नहीं है, इस तरीके से हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो करते हैं, हम इनिशियल टेम्परेचर को 0 डिग्री मान के फिर उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन ये बनाई मैंने, दूसरी इक्वेशन मैंने ये बनाई। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैंने डिज़ायर्ड आउटपुट निकाल लिया। मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, आर नॉट की वैल्यू। तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है, निकल जाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसमें स्पेशल पॉइंट जो है, इसमें भी मैंने यही तुम्हें बताया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसमें बुद्धि खुल जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें समझना होगा कि हमें क्या बनाना है, मतलब किस तरीके से जाना है, वो हमें समझना होगा इसमें। तो एक बार से देख लेते हैं इसको। हाँ, एक बार से देख लेते हैं। टू लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर
लॉन्ग है, स्ट्रेट है और सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल पे ध्यान देना, सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स विद रेजिस्टिविटीज रो 1 एंड रो 2। रो 1 और रो 2 उनकी रेजिस्टिविटी है, आर जॉइन टुगेदर एज शोन इन द फिगर। तो ये जो गिवन है फिगर ये तुम्हारा है, ठीक है। अब क्या बताना है, इफ द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फ्री चार्ज एट द इंटरफेरेंस। इन दोनों के बीच में जो टोटल फ्री चार्ज आ रहा है यानी कि क्यू इनसाइड जो आ रहा है वो बताओ। अब देखो जैसे ही क्यू इनसाइड आया तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी क्या, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स, और फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए। अच्छा भाई, अब भाई ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ई भी है और डी ए भी है। तो भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात फिर मुझे समझ में आई कि ई जो है वो किसके फार्मूले में आ जाएगा, वो आ जाएगा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू वी, इस फार्मूले में आ जाएगा ये। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो मैंने कुछ इस तरीके का फार्मूला बनाया, वी मुझे मेरे पास है, तो फिर मैंने क्या लगाया, वी इक्वल टू आई आर। आई गिवन है ना, इसलिए मैंने लगाया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल टू आई आर। अब r को खोल दो, r का तो कोई काम ही नहीं है, तो r को खोल दूंगा मैं। एक बार सब रेस कर देता हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं। v इक्वल टू आई आर लिखना है तो v इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए। अब क्या है, ये i है यहाँ पर। अब देखो v बाई ए, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखनी है कि ई एल इज इक्वल टू वी, यानी कि E इज इक्वल टू वी बाई एल। तो V बाई एल को यहाँ भेजो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, आई रो बाई ए बन गया। समझ गए। अब E डॉट डी ए क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स जो कि E डॉट डी ए बन रहा है वो आई रो के इक्वल है, और फ्लक्स ये किसके इक्वल है, ये क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कर रहा हूँ। अच्छा भाई ठीक है, इसको यहाँ लेके आओ। मुझे क्या पता चला कि भाई जो फ्लक्स जो है वो आई इंटू रो इज इक्वल टू क्यू इन है। तो इधर अगर मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और आई इंटू रो। अब मैंने ऑप्शन देखा तो यहाँ पर कोई रो है ही नहीं, तो रो घट रही है बढ़ रही है, तो ठीक है, रो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल कर दो। अब ऑप्शन मिला लो कौन सा बैठ रहा, ऑप्शन बैठ रहा है नंबर सी। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या है, सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अगला वाला भी क्वेश्चन सिमिलर तरीके का है, इसमें भी हमारा दिमाग खुल जाएगा। इसमें क्या करना है, देखो टू रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर। देखो ये बहुत बढ़िया ने चीज़ दे दी है, इक्वल मैग्नीट्यूड दे दिया है, और हैविंग द टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी दे दिए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 रिस्पेक्टिवली, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में गिवन है द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताना है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, अभी देखते देखते हैं क्या होता है। चलो भाई ठीक है, समझ गया। अब क्या करूँ मैं, अब मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट वही अल्फ़ा, जो अल्फ़ा इफेक्टिव आएगा वो बताना है। ठीक है भाई, समझ गए। अब मैंने क्या करा, अगर सीरीज़ में है तो आर इफेक्टिव जो होता है वो किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 के। ठीक है भाई, R1 को खोल दो, अगर मैं यहाँ पर सीरीज़ लेके चल रहा हूँ तो की बात कर रहा हूँ मैं। आर रो रेजिस्टेंस को खोल दो, रो 1 रो एल बाई ए प्लस रो एल बाई ए रो 2 ले लो। यहाँ पर भी सेम आएगा, रो 1 एल बाई ए। अब देखो मैंने क्या चीज़ देखी कि भाई यहाँ पर रो आ रहा है, लेंथ आ रही है, ये तो कुछ गिवन ही नहीं है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नहीं भाई ये काम नहीं करेगा, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, कुछ और ट्राई कर लेते हैं एक बार। एक और फार्मूला मेरे मन में आएगा फिर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की जब भी बात होगी मेरे मन में ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ये जो फार्मूला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला फार्मूला आना चाहिए मेरे मन में। तो मेरे मन में यही वाला फार्मूला आया, तो मैंने कही अब इसे लगाऊंगा इसे, क्योंकि ये तो लग ही नहीं पाएगा। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने लिखा R0, वो R0 वैसे कट जाएगा, डी टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डी टी, ऐसे करके दूसरा वाले का भी टर्म लिखूंगा प्लस में। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अल्फ़ा 1 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा 2 आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा नेट आ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर सबके कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है भाई, तो अब देख लेते हैं मैंने क्या करा है।
मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, आप देखते हैं हम मैंने करा क्या है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने पहले ये लिखा, फिर वही मैंने लिखा, डी लगा दिया ड्रामेबाजी के लिए, ताकि इसको मैं ऐसे लिख पाऊँ। तो मैंने डी क्यों लिखा है, डी इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या आता है, आर आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा डी टी। अगर मैं कह दूंगा कि भैया आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा डी टी होगा, तो फिर मुझे इसे काटना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डी आर नॉट लिख दिया है, डी आर लिख दिया है डायरेक्ट, समझ गए। तो इसलिए मैंने इसको डी आर लिख दिया, डी आर डी आर। तो यहाँ पर ये आ गया, टेम्परेचर से टेम्परेचर सारे कट जाएंगे, अल्फ़ा इक्विवेलेंट निकालना है, और उन्होंने बोला है रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, इसमें से कॉमन आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, और तुम इसको सॉल्व करोगे यहाँ से यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं पैरेलल वाले की, जो कि हमसे पूछा गया था। इसमें भी हम यही करेंगे, पहले हमने ये लिख लिया, फिर हमने इसको डी लिखा। अब डी कैसे लिखा, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्यों करा, ताकि ऊपर बन जाए चीज़, ऊपर ही तो हम असली अपना फार्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने चालाकी करी है, यही याद रखने वाली बात है, समझ रहे हो। मैंने क्या करा है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करा है, डिफरेंशिएट करा है, ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि याद रखने वाला है। ये सवाल ऐसे होगा ही नहीं जब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट करा है, उसके बाद में मुझे ये मिला है, और फिर मैंने वही सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करा है, और मेरा आंसर आ गया। देख लो भाई, यहाँ से ये कटता गया और ये नीचे आ गया मैं, और ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल लगता है नोडल मेथड। देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है, मुझे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये भी आपस में मिले हुए हैं। इसका आर इफेक्टिव निकालो, और पूरा आर इफेक्टिव जो निकलेगा उससे मैं निकाल लूँगा करंट, उससे मैं निकाल लूँगा करंट। और जैसे ही मुझे करंट मिल जाएगी, फिर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अगर यहाँ से आई करंट आई, तो यहाँ से कुछ आई वन गई होगी, अगर यहाँ से आई वन गई है, यहाँ से आई टू गई है, तो जो यहाँ से जाएगी वो आई टू होगी, और यहाँ से जो जाएगी वो आई वन होगी, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस, ये और ये दोनों सिमिलैरिटी फॉलो कर रहे हैं, तो ये बनेगा कॉन्सेप्ट। अब टोटल रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही है, तो मैं आई वन आई टू का ढोंग करूँगा ही नहीं। मैं अगर वन वाले के क्रॉस निकाल रहा हूँ, इसके क्रॉस निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सामने वाला इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 3। इस तरीके से तुम डायरेक्ट अपना करंट लिख सकते हो। यही नीचे देख लो, नीचे भी यही करा है। पहले मैंने आर इफेक्टिव निकाला, मतलब आर इफेक्टिव से फिर मैंने करंट निकाला। करंट निकलते ही मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, मेरा मतलब करंट जैसे ही मैं निकाल लूँगा, तुरंत मैं यहाँ पर नोडल लगा दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मतलब नोडल नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही है, स्प्लिटिंग वाला मेथड से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आसान है, इतना इसमें कोई कठिन बात नहीं है। इसमें हमने क्या करा है, द a circuit in is arranged as shown, then the current from A to B is। ठीक है, मुझे इसके बीच में क्या बताना है, मुझे करंट बताना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो, ए कभी भी तुमसे अगर किसी गिवन दो पॉइंट पे कुछ भी पूछ ले, मतलब पोटेंशियल पूछ ले, करंट पूछ ले, तो हमेशा सबसे पहले तुम्हारे मन में नोडल मेथड आना चाहिए। उसके बाद में अगर कोई आता है तो वो आसान माना जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा है, नोडल मेथड आ रहा है मन में, तो मैं वही लगाऊंगा। ठीक है भाई, वही लगाऊंगे। एक सेकंड को, यहाँ पर ज़ीरो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलैरिटी मिल जाए वहाँ पर ज़ीरो लेते हैं हमेशा, और यहाँ पर -5, यहाँ पर प्लस का 10, और यहाँ पर x मान लेता हूँ, और यहाँ से जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2, और यहाँ से जा रहा है I3। अब मुझे पता है इन तीनों का सम जो है वो ज़ीरो होने वाला है, तो मैंने सारे करंट की जो मतलब इक्वेशन है उसको लिखा, और इनको जोड़ के इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, वहीं से ही मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा।
देखो यहाँ से मैंने ये लिखा है इक्वल टू ज़ीरो, और फिर ये आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। अब जैसे ही एक्स की वैल्यू मिल गई फिर मैं सब कुछ बता दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार देखते हैं इनने पूछा क्या था वैसे हमसे। ए और बी के बीच में पोटेंशियल पूछा था, करंट पूछा था। करंट पूछा है तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल पता चल गया, रेजिस्टेंस पता ही है तो पोटें वो भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई आर की वैल्यू बता दो, दिख ही रहा है देखने से भी। अच्छा भाई आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है समझ गया। गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, यानी कि ये कोई तार है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। यानी कि करंट जो है वो केवल यहाँ पर फ्लो कर रही है। तो मैं करंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V बाई 500 प्लस आर, ये हो गया V इक्वल टू आई आर। अब I मिल गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो ही ये पोटेंशियल है, यानी कि 2 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, आई आर होगा। तो 12R डिवाइडेड बाय 500 प्लस आर, ये इक्वेशन आ गई है। आर की वैल्यू निकालो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अगला वाला बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, इसको मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन तब भी चलो एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द इन द सर्किट शोन फिगर द करंट थ्रू, कोई हर वाला बताना है, 3 4 के बीच में बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इसमें करंट निकालना है, तभी मैं निकाल सकता हूँ कुछ भी, मतलब करंट ही पूछा है तो पहले करंट निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे करंट, देखो 4 2 6 2 8, ये 8 हो गया। 8 और 8 पैरेलल में 4 हो गया, और 4 और 2 8 फिर से हो गया, ये 8 हो गया। 8 और 8 4 हो गया, और 4 और 3 और 2 5, और 4 9, 9/9 यानी कि 1। करंट जो है आपका आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है भाई समझ गए। अब क्या हुआ, अब देखते हैं, मुझे बताना है 3 ओम और 4 ओम। 3 ओम का है पहला वाला ये, और 4 ओम ये है। यहाँ से करंट आई, एक एक एम्पियर करंट आ रही है। वो मुझे क्या बताना है, करंट बताना है केवल। तो यहाँ से जब ये करंट जाएगी तो पूरी जाएगी 1 एम्पियर, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे एक बात ये पता है कि जो सीरीज़ में होता है वो उसमें क्या बोलते हैं, करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक के पोर्शन को अगर मैं इफेक्टिव निकाल लूँगा, जो कि आ रहा होगा 4, अभी निकाला था जो कि 4 आ रहा है, तो मैंने देखा कि हाँ भाई सीरीज़ में सब करंट कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू करंट तो भाई वही आ रहा है तुम्हारा, 1 ही एम्पियर आ रहा है। अच्छा भाई अब मैंने क्या करा, अब मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करा अपना, और मैंने कुछ और कंसीडर करा। मैंने क्या कंसीडर करा है, एक सेकंड ये हट नहीं रहा है, हाँ मैंने कंसीडर करा है, ये यहाँ से आ रहा है मेरा, ये भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर लेके जाना है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 लिखा। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक गया करंट, आधे आधे हिस्से में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो यहाँ पर 0.5 आ गया। इसमें भी इसको भी फर्दर मैं तोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से ही तो बना हुआ है कि हाँ भाई ये तुम्हारा हो गया, सॉरी ये किस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से तो बना हुआ है, ये भाई तुम्हारा 2 है, ये 4 है, ये फलाना है, और यहाँ पर 8 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी एक जाएगा, यहाँ से आधा और हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.25। तो 0.25 इस वाले में जा रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वाले में जो है वो 0.25 जा रहा होगा। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसको अगर मैं तुम्हें समराइज़ करके बताऊं तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है, क्या है, यहाँ से गया 1 गया यहाँ पर, और यहाँ पर आधा आधा कट जाएगा, क्योंकि इधर साइड का रेजिस्टेंस और इधर साइड का रेजिस्टेंस बराबर है, कैलकुलेट करके बताया है। तो फिर यहाँ पर 0.5 पहुँच गया, उसके बाद में यहाँ और यहाँ भी फिर से आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा, तो ये 0.25 बचेगा। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें कुछ नहीं करा है, इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में से कुछ यूज़ करता है, हाँ 2 बार इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ा है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तब भी इसको मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस भी गिवन है, इज कनेक्टेड अक्रॉस सोर्स ऑफ 10 वोल्ट
नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर। ये सारा डेटा जो है वो गिवन है, तो इसको हटा दो, डेटा थोड़ी ना मैं अंडरलाइन करूँगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि मुझे रेजिस्टिविटी यानी कि रो बताना है, रो बताना यानी कि आर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। एज अ एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड इज गिवन बाय रो इक्वल टू बी एक्स, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बी एक्स की तरीके से गिवन बाय है। एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, इस पॉइंट पर मुझे बतानी है उसकी इंटेंसिटी। ओके, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से बताया है, ये तो एक रॉन्ग मेथड है, एक करेक्ट मेथड ही डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या करा है, सबसे पहले मैंने आर निकाला है, आर नेट लिखा है, आर नेट ये आ रहा होगा, उसको इंटीग्रेट करने के बाद रो की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी है, ये आई तुम्हारी रो की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डी एक्स डाली है, इसको इंटीग्रेट जब मैंने करा तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। रेजिस्टेंस की जैसी वैल्यू मिल गई और करंट और पोटेंशियल मुझे पता ही है, मुझे तुरंत करंट की वैल्यू मिल गई। करंट की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ये करंट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे क्या निकालना है, अक्रॉस 10 सेंटीमीटर के जो लेंथ थी, कहा गया 10 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, इसके अक्रॉस, ये जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है इसके अक्रॉस कितनी आ रहा है पोटेंशियल। ठीक है भाई, निकाल रहे हैं अब हम जो, हाँ ये है 10 सेंटीमीटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है, बस 0 से लेके 10 सेंटीमीटर का ऐप मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं वैल्यूज़ को नहीं पुट करूँगा, मैं अभी डमी वैल्यूज़ में खेल रहा हूँ। एक्स पुट करा है और ये वैल्यू मिल गई है हमें रेजिस्टेंस की। अब उसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट तो सेम ही रहेगा, तो इसकी यहाँ से वैल्यू उठा ली और हमने यहाँ पर पोटेंशियल लिख दिया है, तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना क्या है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। तो कैसे निकालूंगा, ई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। अब डी वी मुझे पता है, डी वी मैंने निकाला है, ई डी एक्स तो है ही इंटीग्रेट करने के लिए, तो डी वी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन। तो उस वाले जो टर्म आया था ऊपर उसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और जब वैल्यूज़ पुट कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और पता चलेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 यूनिट आ रही है। मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी थी और मेरा वही आंसर आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब ये वाला सवाल एक देख लेते हैं। इन द फिगर शोन द बैटरी वन, ये बैटरी पूरी 1 है और बैटरी ये पूरी 2 है। इसमें रेजिस्टेंस दे दिया है और वो दे दिया है, ठीक है। अब मुझे इसका पोटेंशियल देखना पड़ेगा। पोटेंशियल पहली वाली में कितना है, पहली वाली में 6 वोल्ट है और दूसरी वाली में 2 वोल्ट है, ठीक है भाई, समझ में आ गया है। मुझे लगाना है द वायर हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी 2। बैटरी 2 के जो टर्मिनल हैं इनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल है। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा मुझे कैसे भी करके यहाँ पर करंट मिल जाए। करंट मिल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो करंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पर तुम वो लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। नहीं, वो नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना है, देखो मैंने क्या लगाया है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिंपली एक बार ऊपर करते हैं। मैं क्या करा है, मैंने मान लिया कि हाँ भाई यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मैंने एक बार केवीएल लगाया है, केवीएल लगाया है। केवीएल लगाने के बाद मैं नीचे देख रहा हूँ, इस तरीके से मैंने केवीएल लगाया है। ये लगा केवीएल इक्वल टू 0 आ चुका है। यहाँ से मुझे आई की वैल्यू मिल गई जो कि 1 एम्पियर है, और जैसे ही मुझे करंट की वैल्यू मिल गई तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक केवल मैंने के वी एल लगा दिया, वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो क्या आएगा, वी, चल नहीं रहा है मेरा पेन, हाँ, वी ए माइनस 3, आई तो 1 ही है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, -2 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो डी वी इज इक्वल टू 5 ओम, सॉरी 5 वोल्ट। तो मेरा वो ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसमें तो मैं नहीं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन चलो तब भी एक बार देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर,
द रेजिस्टेंस आर कैन बी एडजस्टेड टू एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अ ग्राफ इज प्लॉटेड between the current I passing through the resistance in the parallel division. This is like the correct alternative बतानी है. ठीक है भाई. क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज़ 5 ओम. अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है. देखो भाई, मुझे ये दिया है, ये दिया है, कुछ अरेंजमेंट में क्या दिया है, ई इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस दिस. अच्छा, यानी कि मुझे कुछ नहीं दिया है. तो मैंने क्या करा, मैंने फटाफट मान लिया है कि हाँ भाई कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का हो गया है. तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या करा है, मैंने अपना ग्राफ देखा. ग्राफ मेरा क्या कह रहा है, देखो ग्राफ ये कह रहा है कि अगर तुम पोटेंशियल को ज़ीरो कर दोगे तो मुझे जो करंट है वो 2 मिलेगा. अगर करंट को ज़ीरो कर दोगे तो मुझे पोटेंशियल जो है वो 10 मिलेगा. यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिली है, मैंने वही दो इक्वेशन का यूज़ करा है. v इक्वल टू 0 पे i इक्वल टू 2 है, यहाँ से ये इक्वेशन लगाई है, i की वैल्यू, e की वैल्यू मिल गई मुझे. ठीक है भाई, यहाँ से स्मॉल आर ई तो निकालना है ना मुझे, यहाँ से मुझे ई की वैल्यू मिल गई. फिर मैंने दूसरी इक्वेशन लगाई, वहाँ से मुझे फिर से सेम वैल्यू मिल गई. अब मैंने क्या करा भाई, एक सेकंड में नीचे थोड़ा सा करता हूँ उसको. हाँ, अब मैंने क्या करा भाई, दूसरी इक्वेशन जो लिख रहा हूँ लिख दी मैंने दूसरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करा. और फिर बाद में पहली और दूसरी को जब मैं सॉल्व करूँगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को जब सॉल्व करूँगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस 5 निकल के आएगा, जो कि आंसर मेरा बिल्कुल सही हो गया है. ठीक है भाई. अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी का ईएमएफ, अच्छा सॉरी, मैं ईएमएफ ऑफ बैटरी निकाल दी है मैंने. अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि अभी मैं निकाल रहा था. ईएमएफ क्या है, ई है. तो जब दो इक्वेशन में दो अननोन थे, ई की वैल्यू भी निकल गई. जैसे ही वो आया वैसे ई भी आ गया, क्योंकि ई आर की वैल्यू पता लग गई तो ई की भी पता चल गई. तो यहाँ से उसकी भी पता चल गई. मैक्सिमम करंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम द बैटरी इज, मैक्सिमम करंट मैं कितना निकाल सकता हूँ उसमें से. अच्छा भाई, मैक्सिमम करंट कितना निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट तो पहली बात तो देख के भी दिख रहा है, लेकिन तब भी चलो मैं एक बार देख के बताता हूँ. ये आ गया, ये आ गया, तीसरा वाला आ गया. मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट निकालना है तो इंटरनल को मतलब एक्सटर्नल वाले को ज़ीरो के लिए पुट कर दो. जैसे ही मैं ज़ीरो लगाऊंगा और यहाँ पर मैं के वी एल लगाऊंगा, के वी एल जैसे ही लगाऊंगा यहाँ पर ये आ गया, आर की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी है. और स्मॉल आर भी पता है मुझे, आई भी पता है, ई भी पता है. आई की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पर है ऐसा, तो यहाँ से मैंने आई की वैल्यू निकाल ली, मैंने ये आ गया आंसर. बहुत आसान है. क्वेश्चन फोर्थ वाला क्या है, वी आई ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर. तो ये बात गलत है ऑलरेडी, उसकी तो उसके बारे में तो क्या ही बात करनी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, इस बात को समझो. इसमें कुछ खास बात ही होगी तभी मैंने इसको डाला है. फाइंड द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग लेंथ. तो देखो मैंने क्या करा है, जो करंट है वो केवल इस पोर्शन में से निकाला है. एक सेकेंड, हाँ, करंट जो है वो मैंने केवल इस वाले पोर्शन से निकाला है, ये वाले पोर्शन से. कैसे निकाला है, ये मेरी बैटरी है, ये मेरी बैटरी है, और ये दो रेजिस्टेंस है 5 ओम के. तो 5 ओम ये हो गया, और एक ये वाला ओम भी हो गया जो वायर है हमारा लंबा सा, ये भी हो गया. तो ये हमने निकाला है यहाँ से करंट. करंट निकालने के लिए मैंने ये मेथड लगाया है. और जब बात करते हैं हम लैम्डा निकालने की, तो लैम्डा में मैं क्या लिखता हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. तो पोटेंशियल कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल तुम्हारा आ गया है आई आर ओमेगा, मतलब आर डब्ल्यू जो तुम्हारा है. तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा, एक सेकेंड, मेरा पेन नहीं चल रहा है. आई की वैल्यू मुझे मिली गई है, आई की वैल्यू ये आई है यहाँ से, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी है. उसके बाद में मेरे आर की वैल्यू डाल दी है, आर आर कितनी है, ये आर ऑफ वायर 40 ओमेगा, तो 40 ओमेगा डाल दिया है. और एल ओमेगा लेंथ कितनी है, लेंथ है उसकी 10 मीटर. तो यहाँ से मुझे मिला है ओमेगा. तो समझ में आया मैंने कहाँ से लैम्डा निकाला है. लैम्डा सबसे पहले मैंने करंट निकाला है. करंट निकालने के बाद, करंट में काम की बात यह है, करंट में मैंने इस लेंथ, इस वायर की जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस भी जोड़ा है. प्राइमरी सर्किट में मैंने जो वायर वायर लिया था लंबा सा, वो भी मैंने लिया है. ठीक है, हाँ. तो यहाँ से मुझे करंट मिल गया, करंट मिल गया तो मैंने वो पोटेंशियल लिख लिया, और फिर वहाँ से मैंने आंसर निकाल दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट का. तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था. और एक बात इसमें कॉन्सेप्ट में और भी थी, कि अगर ये वाला पोर्शन जो है वो इससे बड़ा होगा
तो फिर काम नहीं चलेगा, तो मुझे नल पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट को बड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर इसका छोटा वाला इधर बड़ा वाला इधर है तो इधर भी सेम ही कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो भी मुझे नल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे इसी के बाद। इसमें अर्थिंग वाले में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अर्थिंग वाले में तो सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई जहाँ पे कर दी है वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो कर दो, बचे हुए पोर्शन पे उसी के अकॉर्डिंग अपने तुम डाल सकते हो। ठीक है, बस तो इसमें तो कुछ नहीं बताने का है। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज में देख लो, अगर जब ये कटते चले जा रहे हैं, सब कटते चले जा रहे हैं, तो ये एक साइड मान लेते हैं और ये एक साइड मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एरर के ऊपर एक क्वेश्चन है, पॉज करके देख लो, पढ़ लो, समझ लो। और ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ लगाना है। व्हीटस्टोन ब्रिज केवल एक ही बार लगेगा, पहली बात तो। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, सोल्यूशन मत देखो, ये वाले को देखो किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। अब ये वाले दो का रिजल्टेंट निकाल नहीं सकते हैं, ना इनका निकाल सकते हैं, ना इनका निकाल सकते हैं, ना इनका, तो अब फंस गए। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाले पोर्शन को, केवल इस वाले पोर्शन को खोल दिया। खोल के मैंने क्या निकाला, मैंने इसको बना दिया ये पेन, ये और ये, इस तरीके से मैंने बना दिया जैसे कि ये नीचे बना हुआ है। वहीं पे ही मैंने अपना स्टार डेल्टा मेथड का यूज़ करा है और मेरा आंसर आ गया होगा। अब बल्ब वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बल्ब वाले क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। टू बल्ब रेटेड दिस और दिस। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बात देखने वाली बात यह है कि भैया बल्ब जो है कभी भी आ जाए। पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगा। सबसे पहले तो कलर रखते हैं, ये वाला कलर रख लिया मैंने। हाँ अब सही लग रहा है। हाँ ये वाला कलर सही है। हाँ, तो क्या है, टू बल्ब रेटेड दिस, तो इसमें मैं रेजिस्टेंस जो है किसी भी बल्ब का हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चाहे उसमें कितना भी करंट तुम भेजो। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मैंने वहीं से ही रिलेशन निकाला और मैंने बोला कि भाई पावर जो है वो क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है, वी स्क्वायर बाई आर होती है। ठीक है भाई, समझ गया मैं। अब मैंने क्या करा, मैंने इसी का इस्तेमाल करा और मैंने लिखा वी स्क्वायर क्या है, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। और आर टू क्या है, वो क्या है, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, 100, 100 है। ठीक है, R1 R2 मिल गए टू अ लाइन। अब मुझे दे दिया है कि अब मैं जो उसमें पास कर रहा हूँ वोल्टेज वो कितना है, ये स्क्वायर है, वो कितना है, वो 440 है, उससे डबल है। विच वन इज़ लाइकली टू फ्यूज़, अब कौन सा वाला पहले फ्यूज़ होगा। अच्छा भाई, कैसे फ्यूज़ होगा ये कैसे बताएं। तो देखो भाई, इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, मैंने इसको समझो मैंने किस तरीके से करा है। कौन सा वाला पहले फ्यूज़ होगा, यानी कि किसकी पावर ज़्यादा है, यानी कि मुझे अल्टीमेटली पावर का रेशियो चेक करना होगा। अच्छा भाई, तो एक बात मुझे और पता है कि भाई ये जो है वो इक्वल टू होगा 440 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पावर अप्लाइड 1। और ये किसके इक्वल होगा, 440 का होल स्क्वायर बाई पावर 2। अब अगर मैं इनकी पावर कंपेयर कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इनकी पावर का रेशियो ले लेता हूँ और कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा, पावर का रेशियो ले लेंगे। एक सेकंड रुको, मैं ज़रा देख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो जो मैंने उस टाइम इक्वेशन बनाई थी उसी इक्वेशन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैंने क्या लिखा है कि 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 का होल स्क्वायर इस वी स्क्वायर बाई पी। वी मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि 440 है मेरा, तो पी वन की वैल्यू यहाँ से मेरी आ रही होगी, पी वन की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर इंटू 25 डिवाइडेड बाय 220 का होल स्क्वायर। वैसे ही पावर टू की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर, उसमें तो पावर मतलब मेरा जो वो था वो तो सेम ही आ रहा था, तो वी स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 220। तो जब मैं इसका रेशियो लूँगा तो ये तो कट जाएंगे और फिर क्या होगा, मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक करी है, ये इधर गया तो ये इधर जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब पावर जो है, पावर वन बाई जो पावर टू आ रही है, वो पावर वन क्या है, 225, 25/100। इसको जब मैं काटूंगा तो नीचे वाली बड़ी आ रही है। एक सेकंड रुको, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक करता हूँ।
हाँ, तो इस वाले में मैं एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर रहा था। वो क्या था, मैं यहाँ पर पोटेंशियल को कांस्टेंट मान के पावर की जो वैल्यू है, पावर का जो फार्मूला है उसको वी स्क्वायर बाई आर लिख रहा था, जबकि ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, इसमें करंट कांस्टेंट है। तुम खुद देखो, ये एक सीरीज़ में एक सर्किट है और यहाँ पर करंट कांस्टेंट होगा ना कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो फार्मूला ये लगेगा। स्टेप वन क्या रहेगा कि दोनों के रेजिस्टेंस निकाल लो। दोनों के रेजिस्टेंस जैसी मैं निकाल लूँगा, मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से भी कर सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस निकाल लिए, फिर आई कांस्टेंट होने के चलते ये वाला फार्मूला लगाया। उसके बाद में मैंने निकाल लिया P1 P2 की वैल्यू निकाली दोनों केसेस में। करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा तो इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मान लो दोनों सेम ही है। फिर P1/P2 कर लोगे, पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, R2 बड़ा है या फिर R1 बड़ा है। R1 बड़ा है इसका मतलब फर्स्ट वन वाला पहले लो हो जाएगा क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इसमें क्या कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ हीटर इज रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ एट, तो द पावर ऑफ द हीटर विल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो मैंने लेंथ को कैसे किस तरीके से रिलेट करा है, लेंथ जो है उसकी अब रिमेनिंग जो है वो 0.9 बची हुई है, तो पावर का फॉर्मूला वही लगेगा। अगर कुछ गिवन ना हो, सिचुएशन वगैरह कुछ ना गिवन हो, तो वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हैं। तो वोल्टेज को कांस्टेंट मान लिया है, तो मेरा ये वाला केस बन रहा है। अब एल को जो है वो 0.9 डाल दूंगा मैं, यहाँ पर 0.9 डाल दिया है और फिर मैंने इसको काटा कूटी मचा दी है। तो इतना जो है वो टोटल है। अब वो मुझसे पूछ रहा है चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि भाई फाइनल जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बोले तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें से 1 घटा दोगे तो क्या आएगा, 0.11 आएगा। और परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 11% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें बताना है कि कौन से वाले में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आर इफेक्टिव ही निकालना होता है। सबसे पहले तो मेरा मेन एम यही होता है। इसका निकाला, फिर इन तीनों का निकाल लिया। अब फिर मैं देखूंगा कि रेजिस्टेंस 1 ज़्यादा बड़ा है या फिर रेजिस्टेंस 2। अब वो कैसे, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जब तुम इसे बना लोगे तो ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा इफेक्टिव सर्किट। तो देखो ये जो है वो सीरीज़ है, यानी कि यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, यानी कि पावर का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया, आई स्क्वायर आर लगेगा। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जो आर बड़ा होगा वही आगे जाएगा। मान लेता हूँ R1 बड़ा होगा, यानी कि अब मुझे ये श्योरिटी तो हो गई है, या 5 या 4 में से कोई एक ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें अब ये क्या है, अब ये दोनों आपस में है पैरेलल में। तो पैरेलल में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि पैरेलल में मुझे पता है पोटेंशियल कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर इज इनवर्स ऑफ आर, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज़्यादा, यानी कि मेरा आंसर इसमें 4 होना चाहिए। तो मैं देख लूँगा मेरा आंसर कितना है, मेरा आंसर है 4 ओम इज विल बी द आंसर। तो यही कॉन्सेप्ट चलाना है, इससे ही आंसर होगा। ठीक है, ये पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, सेम वाला ही है। अब ये वाला जाते हैं, ये वाला सिंपल है, ये तो तुम कर ही लोगे, लेवल वाली मेथड है, लेवल वाला टाइम लग रहा है। तो ये वाला क्या है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें मैं क्या बताऊँ, लेकिन चलो अब डाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही इसको भी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैविंग द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है, मैं जिसको जी से डिनोट करता हूँ, वो है 100 ओम। ठीक है भाई, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट ऑफ दिस, यानी कि आई जी की वैल्यू क्या आ गई है, 1 मिली एम्पियर आ गई है। 1 मिली एम्पियर ये हो गया, 100 ये हो गया। इस पास थ्रू इट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच विल कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर बनाना है, गिवन से फॉर द करंट की वैल्यू भी गिवन है। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे अपने उसको गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बनाना है। एमीटर कहाँ लगता है, पैरेलली, मतलब सीरीज में ही लगता है। तो गैल्वेनोमीटर, ये तुम्हारा वायर आ गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये तो उसका रेजिस्टेंस हो गया, और ये ऐसे करके तुम्हारा लग जाएगा।
तो यहाँ पर जो करंट आ रहा होगा वो होना चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो वही मैंने करा है यहाँ पर, और कुछ नहीं करा है। यहाँ पर जो जा रहा होगा, यहाँ पर जो आई जी जाएगा और यहाँ पर आई जी माइनस बन जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से कर दो, तो आई जी इंटू जी विल गिव मी आई माइनस आई जी, जो कि ऊपर बचेगा, ऊपर जा रहा होगा करंट, और उसका रेजिस्टेंस मैं आर मान लेता हूँ, तो यहाँ पर आर। तो ये इक्वेशन बनाओगे, फिर मेरा आंसर पट से आ जाएगा, इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। नीचे जाएंगे और क्या क्वेश्चन कह रहा है, सोल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से लिया है। आर जी ले लिया, आई जी ले लिया, आर नॉट भी ले लिया है, आई नॉट ले लिया है, वो पता ही है मुझे भी। तो यहाँ से इक्वेशन मेरी आ गई ये, और देखो अप्रॉक्सीमेशन देखो मैंने किस तरीके से लिया है। ये 10 है और ये 10 की पावर -3 है, तो मैंने इसको इग्नोर करा और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स मतलब कि K1 इज क्लोज्ड। अच्छा, डायग्राम भी देखना है तो डायग्राम भी देख लेते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स when the key K1 is closed but K2 is open equals to this। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जब मैं भाई केवल एक की 1 जो है की 1 को क्लोज जब मैं कर रहा हूँ, इसको ओपन रख रहा हूँ, यानी कि करंट केवल यहाँ से यहाँ तक बह रहा है, इस वाले पोर्शन में बह रहा है, तो मैंने यहाँ का करंट निकाल लिया पहले वाले केस में। ठीक है, अगला वाला केस में क्या कह रहा है, अगला वाला केस में क्या कह रहा है, ऑन क्लोजिंग द K2 ऑल्सो एडजस्ट टू R2 टू दिस द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स दिस। अच्छा, अगली बार मुझसे ये कह रहा है कि भाई ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। इस बार मेरा सर्किट क्या बन गया है, इस बार मेरा सर्किट प्रॉपर बन गया है, ये तरीके से मेरा सर्किट बन गया है। फिर मैंने अब यहाँ से भी निकाल लिया, तो ये मैंने आर इफेक्टिव निकाला यहाँ से, उसके बाद में मुझे आंसर मेरा मिल गया है। ठीक है भाई, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, पहले वाले केस में जो डिफ्लेक्शन था वो थीटा नॉट था, अगले वाले में जो डिफ्लेक्शन हो गया वो इतना हो गया। अब तुम मुझे ये बता दो, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय, तो रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर का वो कैसे होगा। पहले वाले केस में करंट निकाला, फिर दूसरे वाले केस में करंट निकाला। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों करंट में क्या चेंजेस है। देखो भाई, दूसरा वाला करंट जो है वो 1/5 है, तो उसको 5 उधर चला जाएगा, उधर साइड में चला जाएगा 5 वाला, और फिर ये ऐसे ही करके मैं आगे सॉल्व करूँगा इसको। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कैसे करा है। हाँ, तो मुझे अब समझ में आ गया है क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो इन लोगों ने क्या करा है, देखो समझो उस बात को, पहले K1 को ही केवल क्लोज करा, तो मेरा सर्किट था ये, मैंने इसका करंट लिख दिया शांति से। अगली बार में बोला तो भाई दोनों क्लोज कर दो, तो अब पूरा सर्किट बन गया, पूरा सर्किट का मैंने करंट लिख दिया आई। तो ये हो गया पूरा सर्किट का करंट, और ये हो गया जब K1 क्लोज थी केवल। अब मैंने क्या करा, मैंने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस निकाल लिया, क्योंकि वही मुझे निकालना है अल्टीमेटली। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अक्रॉस निकाला, कैसे निकालेगा, इसका रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट जो आ रहा है डिवाइडेड बाय सामने वाले का रेजिस्टेंस प्लस खुद का रेजिस्टेंस, ये इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर देखो ये वही लिखा हुआ है आई टू की वैल्यू गिवन ही है, मतलब मैंने बनाई है आई टू की वैल्यू। तो इसको मैंने सॉल्व करा है, ये वैल्यू ऊपर से डाली है, और वैल्यू डालने के बाद मुझे एक आई टू भी मिल गया, आई 1 भी मिल गया। अब I2/I1 करोगे, इन दोनों की वैल्यू इनने गिवन है, तो जो I1 और I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, डिवाइड करके 5 आ रही है, और ये इक्वल है इस वाली इक्वेशन को आपस में डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर 22 आ जाएगा, और यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, और कुछ नहीं है इसमें, बस मुझे इतना पोर्शन अपना काम करना था, और उसके बाद में सब कुछ आसान हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हमें ये समझने को मिलता है कि गैल्वेनोमीटर सॉरी एमीटर और वोल्ट मीटर को किस पोजीशन पर लगाते हैं। देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, बताना है कि क्या क्या सही है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करा गया है। तो आगे बढ़ते हैं।
ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें मुझे यही देखना। देखो पहली बात तो मुझे देख के पता चल गया, ये देखो पोलैरिटी उल्टी उल्टी लगी है, तो यहाँ पर नन ऑफ दी सी इसका आंसर होगा। डायरेक्टली देखते हैं क्या है आंसर। देखो इसका आंसर डी गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं, एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है। वाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वैसे तो उड़ गया है तो उसको मैं नहीं देखूंगा। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियोमीटर उड़ गया है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड देख लेते हैं। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड मैंने नोट्स में भी पढ़ाया है और यहाँ पर भी देख लो एक बार। मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, नोट्स वाला ही तुम सीखो, वो आसानी रहेगी। रिवीजन नोट्स पढ़ लेना एक बार। और फिगर ऑफ मेरिट तो बता ही दिया है क्या होता है, नोट्स में लिखा हुआ है, उसे देख लेना एक बार, तब भी देख लेते हैं। इफ़ एन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल if n represents the actual number of diffraction in the converted galvanometer of resistance G, the shunt S, then the total resistance I, total current I when its figure of merit K will be। तो क्या होता है कि मैं कितना करंट भेजूं कि उसमें एक का डिफ्रैक्शन होगा, ये होता है फिगर ऑफ मेरिट। तो देखते हैं इसमें क्या करा गया है। इसमें मैंने यही करा है कि यहाँ से करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर की तरफ, तो आई जी इज इक्वल टू एन टाइम्स, मतलब के टाइम्स ऑफ एन। एन इज नंबर ऑफ डिवीजन और के इज़ द फिगर ऑफ मेरिट। वही तो होता है ना, कितना करंट भेजूँ मैं जिससे एक का जो वो है तुम्हारा डिफ्लेक्शन देखने को मिले, तो वो होता है फिगर ऑफ मेरिट। ओके समझ गया मैं। आगे बढ़ते हैं, फिगर ऑफ मेरिट मुझे के की वैल्यू ही बतानी है, आई नॉट आई जी बाई एन हो गई है, और आई जी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, मुझे आई जी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। जैसे ही मैंने ये आई जी की वैल्यू यहाँ से उठाई और इसमें डाली, तो फिर मुझे आंसर मिल जाएगा ये वाला वाला आंसर। तो बस यही, इसी के साथ सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के समाप्त हो चुके हैं। धन्यवाद।